नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। अंडरस्टैंड योर एनसीईआरटी की हमारी सीरीज में हम कक्षा 10 के भूगोल विषय की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 4 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 5 यानी कि जो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से संबंधित है उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। हमारा जो 5वां चैप्टर है वह है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन यानी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है। हैवन अपने पिता के साथ दूर के गांव में गुवाहाटिया एक केस स्टडी है जिसको हम देख लेते हैं। हैवन जो एक व्यक्ति है वह अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया। वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीजों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती है। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसे कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, ये बसें हैं, वह गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी है। इन्हें बनाने में लोहा, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चालित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा होनी चाहिए। यानी कि यह जो केस स्टडी है, यह जो संवाद है, यह हमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं और एनर्जी के बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार वह हमारे दैनिक कार्यों में हमारी मदद करते हैं। अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी यानी कि जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा या पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है, विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। यानी कि जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है, जिसे हम भूपर्पटी के नाम से जानते हैं, यह विभिन्न खनिजों के सम्मिश्रण से बनी हुई, जिसमें हमें तमाम प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि ये जो हिस्सा है, इसका लगभग 98% भाग सिर्फ 8 प्रमुख खनिजों के माध्यम से इसका जो भूपर्पटी है उसका निर्माण होता है। तो जो यह पृथ्वी है, जो भूपर्पटी है, यह विभिन्न खनिजों के योग से जो चट्टानें निर्मित होती है उससे बनी हुई है। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। खनिज हम समझ लेते हैं, खनिज होता है, खनिज उसे कहते हैं जो कि धरातल के अंदर से जिसे खनन के माध्यम से निकाला जाए उसे ही हम खनिज कहते हैं। इसमें तमाम प्रकार की धातुएं और धातुएं इत्यादि जो पदार्थ आते हैं उन्हें हम खनिज की श्रेणी में रख सकते हैं। तो जो खनन के माध्यम से प्राप्त हो उसी को खनिज कहते हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि, सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित है और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यानी कि जो हमारे जीवन को आसान बनाने वाली ये समस्त जो साधन ऊपर पैराग्राफ में हमें बताए गए हैं, वह इन्हीं खनिजों के माध्यम से बनते हैं तथा
धरती के अंदर से ही निकलने वाली ऊर्जा के माध्यम से इन्हें चालित किया जाता है। जहाँ तक कि भोजन से भी खनिज होते हैं, भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठानों के लिए खनिज का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो खनिज पदार्थ होते हैं जो धरती के अंदर से निकाले जाते हैं, यह विभिन्न हिस्सों में विभिन्न तरीकों से मनुष्य के जीवन में अत्यधिक रूप से गुंथे हुए हैं और उनके जीवन जीने के तरीकों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। खनिज व दंतमंजन में एक उज्जवल मुस्कान, दंतमंजन से एक उज्जवल मुस्कान। दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षण खनिज जैसे कि सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लूओराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड यानी टाइटेनियम जिसे बोला जाता है, टाइटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, जो कि र्यूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटेट नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। यानी कि जो ये टाइटेनियम ऑक्साइड होते हैं, इन्हें र्यूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाजेट नामक खनिजों से प्राप्त किया जाता है, जो हमारे दांतों को सफेद बनाने में सहायक होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं, इसका कारण अभ्रक होता है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं। यानी कि अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से रोजाना की जो हमारी जरूरतमंद की चीजें हैं उसमें किस प्रकार से खनिज पदार्थ जो होते हैं वो हमारे लिए सहायक होते हैं। दंतमंजन से लेकर कई प्रकार की हमारी जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसमें खनिज पदार्थों का गहराई से योगदान होता है। जरा ध्यान से सोचे और बताए कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं। सभी सजीव वस्तुओं को खनिज की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी है कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। यानी कि हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें भी खनिज पदार्थों की जो मात्रा होती है वह बहुत ही कम होती है, परंतु यह इतने असरदार होते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में हमारा जो भोज्य पदार्थ होगा उसे हम करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो खनिज जो है उसकी हमारे जीवन में क्या महत्व है उसको इन कुछ पिछले पैराग्राफों में हमने समझने की कोशिश की। अब देखते हैं कि खनिज बेसिकली होते क्या हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। यानी कि कुछ ऐसे संगठकों के माध्यम से मिलकर यह एक जो विलक्षण संरचना का निर्माण करते हैं, जो कि एक अलग प्रकार के खनिज का निर्माण करते हैं जिसमें कई प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। तो वही चीज बता रहा है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज इतने विविध क्यों है? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक होते हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों में अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज की बहुतायतता होती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो भू प्रॉपर्टी है वह
खनिजों से निर्मित एक जो चट्टान है उससे निर्मित है, और जो यह खनिजों से निर्मित चट्टान है वह कई प्रकार के तत्वों से यानी कि खनिज पदार्थों से मिलकर बनी है, परंतु उसमें से कुछ ही जैसे कि 8 प्रकार के जो खनिज होते हैं वह लगभग 98% जो भूपर्पटी की चट्टानें हैं उनका निर्माण करते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 2000 प्रकार के खनिजों की खोज की जा चुकी है, परंतु जो चट्टानें होती हैं उनमें सामान्यतः कुछ ही गिने चुने प्रकार के खनिजों को देखा जाता है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। यानी कि जो खनिज होते हैं यह विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम होते हैं। यानी कि किसी स्थान पर कोई पाया जाने वाला खनिज वहाँ की भौतिक तथा रासायनिक परिस्थितियों का ही सूचक होता है। जिस प्रकार की भौतिक तथा रासायनिक परिस्थितियां पाई जाएंगी वहाँ उसी प्रकार के खनिज पदार्थों की जो मात्रा है वह हमें देखने को मिलेगी। और इन्हीं के फलस्वरूप यानी कि जो भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उन्हीं के फलस्वरूप खनिजों की कठोरता, खनिजों का रंग, उनकी चमक, उनका घनत्व इत्यादि निर्धारित होता है। और इन्हीं के आधारों पर वैज्ञानिक भी खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों के अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, उसकी आय व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित जानकारी रखते हैं। तो इस प्रकार भूगोलविद और भूवैज्ञानिक में क्या अंतर होता है? जो जियोग्राफर होता है एक, और जो एक जियोलॉजिस्ट होता है उसमें क्या अंतर होता है? तो जो भूगोल की जो शाखा है वह खनिजों का अध्ययन जो है वह एक स्थलाकृति यानी लैंडफॉर्म के रूप में करती है, और यह पता लगाती है कि इसका जो है वह भूगोल पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ पर ही यह पदार्थ क्यों पाए जा रहे हैं। जैसे कि कोयला रानीगंज में पाया जा रहा है, तो भूगोलवेत्ता यह अध्ययन करने की कोशिश करेगा कि कौन सी ऐसी भौतिक परिस्थितियां बनी रही होंगी, कौन सी ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां बनी रही होंगी कि जो कि यह कोयला जो है वह रानीगंज में ही पाया जा रहा है। परंतु जब एक जियोलॉजी देखेगा तो वह उस कोयले के संगठन को देखेगा कि यह किस प्रकार का कोयला है, इसमें कार्बन की कितनी मात्रा है और इसकी आयु कितनी है, यह कितना पुराना कोयला है, इत्यादि प्रकार के जो है वह एक भूवैज्ञानिक उन बिंदुओं को अध्ययन करेगा। सामान्य व वाणिज्यिक व्यापार उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। तो अब हम खनिजों के वर्गीकरण को देख लेते हैं। खनिजों के वर्गीकरण में हम देखते हैं सबसे पहले खनिज, एक धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज में हम इसे बांट सकते हैं। धात्विक खनिज में हमें जो लौह धातुएं होती हैं उनको देख सकते हैं, जिसमें लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट हो सकता है। इसके अतिरिक्त अलौह धातुएं कुछ पाई जाती हैं जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइड। और जो बहुमूल्य खनिज होते हैं उनमें सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि को हम धात्विक खनिज के रूप में देख सकते हैं। मेटलिक जो इसको बोला जाता है मिनरल्स, उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा जो अधात्विक खनिज होता है उसमें हम अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर और जो चूना पत्थर होता है, संगमरमर तथा जो
बालू, पत्थर इत्यादि को जो है हम अधात्विक खनिज के रूप में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा तीसरा वर्गीकरण है ऊर्जा खनिज, इसमें हम कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों का अध्ययन कर सकते हैं। तो यह हमारा एक ब्रॉडर लेवल पर खनिजों का वर्गीकरण रहा। अब हम खनिजों की उपलब्धता के संबंध में कुछ जानकारी देखते हैं कि क्या है इस पुस्तक में। तो सबसे पहले खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज के अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अयस्क क्या होता है? कोई भी खनिज हो और उसमें के जो अवयव यानी कि जो एलिमेंट हो, तत्व हो, उनका जो मिश्रण और संचयन जो होता है किसी एक चट्टान में, उसी को हम अयस्क कहते हैं। जैसे कि उसमें काफी प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें साफ करके उसमें से जो प्योर जो उसका खनिज पदार्थ होगा उसको निकाला जाएगा और उससे एक संरचना ढाली जाएगी। तो इस प्रकार जो एक खनिजों का सम्मिश्रण होता है, उसका जो एक उनके तत्वों का सम्मिश्रण होता है, उसी को हम अयस्क कहते हैं। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। यानी कि जैसे कि कभी कभी आपने सुना होगा कि लौह अयस्क कई प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट इत्यादि प्रकार के नाम आपने सुने होंगे। तो उसमें यही देखा जाता है कि कुछ जो प्रकार होते हैं उसमें ज्यादा मात्रा में लौह जो धातु है वह पाई जाती है, कुछ में कम। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि कुछ अयस्क ऐसे होते हैं जिसमें जो खनिजों का संचयन होता है वह ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वह उत्तम प्रकार के अयस्क माने जाते हैं। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मूल्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसमें ये खनिज पाए जाते हैं। यानी कि जो खनन सुविधा इसके मूल्य से को निर्धारित करती है, यानी कि जो खनिज होते हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, उनकी संरचना कैसे हुई इत्यादि को समझने के बाद हम जो शैल होती है उसको आसानी से उसे निकाल सकते हैं, उसका खनन कर सकते हैं और उनके जो शैल समूह होते हैं उन्हें समझ सकते हैं, जिसमें यह जो खनिज होते हैं वह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार खनिजों खनन से पूर्व हमें उस क्षेत्र के ज्योग्राफी, उस क्षेत्र की जियोलॉजी, उसके निर्माण, उसकी संरचना इत्यादि के बारे में अत्यधिक रूप से समझ लेना आवश्यक होता है। खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों, विदरों में मिलते हैं। ये जो खनिज होते हैं छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे कि जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो खनिज होते हैं वह किन किन शैल समूहों में पाए जाते हैं। तो उसमें से मुख्य रूप से आग्नेय और कायांतरिक चट्टानें जो होती हैं उसमें धात्विक प्रकार के खनिज जो कि प्रचुरता होती है। यह खनिजों के जो चट्टानें होती हैं उनकी दरारों में उनका जो भ्रंश होता है, उसमें विदरों में, जैसे कि विदर का मतलब होता है जैसे कोई चट्टान है, इस प्रकार से ये नीचे ले इसके जो हिस्से हैं इसी को विदर कहा जाता है और ये ऊपर के भाग होते हैं इन्हीं को सिराए कहा जाता है।
तो इन्हीं में जो है वह खनिजों का संचयन हुआ रहता है। अनेक खनिज जो होते हैं वह अवसादी चट्टानों में भी जो पाए जाते हैं। ये जो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं खनिज वह संस्तरों परतों यानी कि जो चट्टान होती है उसमें विभिन्न परतों के रूप में इस प्रकार से, इसीलिए इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। तो इन्हीं परतों में खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों के निक्षेपण, संचयन व जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ। जैसा कि हम जब चट्टान पढ़ रहे थे तो उसमें से उस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो अवसादी चट्टान है या विभिन्न काल के रूप में जो परत दर परत जमा होते अवसादों के कारण इनका निर्माण हुआ है। तो उसी क्रम में उन्हीं परतों में ही परत दर परत विभिन्न प्रकार के खनिजों का जो जमाव होता है वह रहता है और बाद में उसे निकाला जाता है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। यानी कि जैसे कि जो परतदार चट्टानें होती हैं उसमें इस प्रकार से परतों में जो कोयला, लोहा इत्यादि पाया जाता है और धरातल के अत्यधिक दबाव के कारण ये जो यहाँ पे जो अवसाद होते हैं उनका रूप परिवर्तित हो जाता है और यही अवसाद जो होते हैं वह ऊष्मा और दबाव के कारण कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि जो बहुमूल्य खनिज पदार्थ होते हैं उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार आगे हम देखते हैं अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। इसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। यानी कि जो खनिजों का निर्माण की एक अन्य विधि है उसमें देखा जाता है कि जो चट्टानें होती हैं वह अपघटन के माध्यम से घुलनशील तत्वों के अपरदन हो जाने के पश्चात जो मूल अयस्क वाली चट्टान होती है वह बच जाती है और उससे खनिज पदार्थों का निष्कर्षण कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप कहे जाते हैं। यानी कि जैसे कोई पहाड़ी है तो इसकी जो एक घाटियां हैं इसमें बालू, सैंड के रूप में, रेत के रूप में खनिज पदार्थ और ये गिरपदी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में भी कुछ मात्रा में खनिज पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें मुख्य रूप से प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि यानी कि जो ये प्लेसर को हमने देखा कि गिरपदी इत्यादि क्षेत्रों में इसमें सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम इत्यादि प्रकार के जो बहुमूल्य धात्विक खनिज है वह देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त महासागर जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। यानी कि जो महासागर है वो काफी क्षेत्रों में विस्तृत है और जो महासागर में खनिज होते हैं वह दो प्रकारों में पाए जाते हैं, एक तलस्थ जमाव के रूप में और एक जो जल होता है उसमें घुले हुए होते हैं। जैसा कि बताया जाता है कि सर्वेक्षणों के माध्यम से कि जो संपूर्ण महासागर है उसमें लगभग 4 मिलियन टन सोना है, परंतु यह इतने अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाया जाता है कि इसको निकालना और एकत्र करना अपने आप में एक
अनार्थिक कार्य बन जाता है, जो कि उसके मूल्य से अत्यधिक लागत उसे निकालने में ही लग जाएगी। तो इस प्रकार जो इसमें घुले हुए जलीय महासागरीय जल में जो घुले हुए खनिज होते हैं, उनकी जो आर्थिक सार्थकता होती है वह अत्यधिक कम होती है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित होते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी होते हैं, यानी कि जो महासागर होते हैं उसमें नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड इन इत्यादि प्रकार के खनिज होते हैं वह महासागरीय जल से ही निकाले जाते हैं। इसके अलावा एक रोचक तथ्य देखते हैं, रैट होल खनन के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण टर्म है जिसे हम समझ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं और जोवाई चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? रैट होल खनन। यानी कि जो भारत है उसमें अधिकांश खनन राष्ट्रीयकृत है, परंतु उत्तर पूर्व के क्षेत्र जो कि इकोलॉजिकल दृष्टि से, पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिए उनका जो स्वामित्व है वह जो वहाँ के स्थानीय निवासी या समुदाय जो है उनके हाथों में है। और इसी प्रकार जो ये चेरापूंजी इत्यादि क्षेत्रों में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों से इंडिविजुअली लेवल पर किया जा रहा है। उसमें एक लंबी सुरंग बनाई जाती है और उसके माध्यम से ही खनन कार्य किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। अब चलते हैं चैप्टर में आगे। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इसका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक धात्विक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज तेल निक्षेप। गुजरात वाला हिस्सा जो ये है और इसके अलावा जो ये इधर का असम क्षेत्र का होता है, इसमें यहाँ इधर और इधर जो कि यहाँ पे जैसे कि ये इधर बॉम्बे हाई एलियाबेट वाला क्षेत्र जो होता है उसे हम समझ सकते हैं, और डिगबोई वाला क्षेत्र, इसमें खनिज तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये जो विभिन्नताएं हैं यह खनिजों की रचना के अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। यानी कि यह जो भारत में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं इनकी अत्यधिक विविधता देखी जाती है। जैसा कि देखा जाता है कि अधिकांश जो खनिज पदार्थ हैं वो जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और उसमें भी जो लगभग पूर्वी प्रायद्वीपीय उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप का जो भाग है जिसे छोटा नागपुर पठार रीजन के नाम से जाना जाता है, उसमें खनिजों की अत्यधिक मात्रा में उस संचयन होता है। ऐसा क्यों है? और इसके अतिरिक्त देखा जाता है कि जो ये विस्तृत जलोढ़ मैदान, गंगा जमुना का मैदान है, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसमें जो खनिज पदार्थ होते हैं इनकी जो है वह उपस्थिति नहीं देखी जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो
भूगर्भिक संरचनाएं, भौगोलिक कारक इत्यादि के माध्यम से देखा जाता है कि जैसे कि इधर के उत्तर भारत की जो चट्टानें हैं वह नवीन प्रकार की जलोढ़ चट्टानें हैं, और हमने देखा है कि खनिजों का निर्माण अत्यधिक दाब, ताप और उष्मा के कारण जब अत्यधिक काफी समय हो जाता है तो उसके कारण कोयले इत्यादि खनिज पदार्थों का निर्माण होता है। परंतु इस उत्तर भारत के जो खनिज है, उत्तर भारत के जो क्षेत्र है वह नवीन जो जलोढ़ मैदान है उससे निर्मित है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि खनिजों की के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त देखते हैं आगे चैप्टर में हम। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीव्यता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से संचय करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। तो अब कुछ जो इनके आने वाले पैराग्राफ्स हैं उनमें हम भारत में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों के बारे में तथा उनका वितरण कहाँ कहाँ है उससे संबंधित जो कुछ तथ्य है, फैक्ट है, उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में हमारा जो सबसे पहला खनिज है वह है लौह खनिज। लौह खनिज के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और इसके अतिरिक्त लौह खनिज के अतिरिक्त जो है वह उसके वितरण को भी देखेंगे कि भारत में किन किन स्थानों पर इसका वितरण पाया जाता है। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात भी करता है। तो इस प्रकार जो लौह खनिज होता है इन्हें आधारभूत जो खनिज है उसका दर्जा प्राप्त है। और ये जो खनिज होते हैं यह जो भारी उद्योग होते हैं उनको स्थापित करने में काफी मदद करते हैं, उनके कच्चा माल आपूर्ति में काफी मदद करते हैं। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं आयरन और लौह अयस्क के बारे में, जिससे कि जो लोहा होता है वह निकाला जाता है। अयस्क क्या होता है इसे हमने पहले ही समझ लिया है। लौह और अयस्क एक आधारभूत खनिज है जैसा कि अभी हमने देखा, तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। यानी कि जो लौह और अयस्क है यह औद्योगिक विकास की रीढ़ है। यानी कि कोई भी उद्योग स्थापित किया जाए, कोई भी इंडस्ट्री स्थापित किया जाए, उसमें मशीनों का कार्य होता है, उसमें तमाम प्रकार की ऐसे इंस्ट्रूमेंट का कार्य होता है जो कि लौह से निर्मित होते हैं। तो इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ इसे कहा जा सकता है, औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जा सकता है। यह एक आधारभूत फंडामेंटल जो है वह मिनरल है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लौहांश युक्त लौह अयस्क से धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है जो विद्युत उद्योग के विशेष रूप से उपयोगी होता है। यानी कि जो मैग्नेटाइट प्रकार का जो लौह होता है वह अत्यधिक उत्तम प्रकार का होता है जिसमें लगभग 70% तक लौहांश पाया जाता है, जो मैग्नेटाइट प्रकार का अयस्क होता है। और यह इसमें चुंबकीय गुण अत्यधिक मात्रा में होता है जिसके कारण यह इसका विद्युतीय जो उद्योग है उसमें विशेष रूप से इसका उपयोग किया जाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग होता है, किंतु इसमें लौहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। इसमें जो लौहांश होता है उसमें लगभग 50 से 60% लौहांश पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां। उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह
अयस्क मयूरभंज केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खनिजों से निकाला जाता है। इसी उड़ीसा बादाम पहाड़ खनिजों से निकाला जाता है। इसी से समृद्ध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोआ मंडी में हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। तो इस प्रकार जो भारत में लौह अयस्क की तमाम पेटियां हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें पहली पेटी है उड़ीसा झारखंड पेटी, जिसमें उड़ीसा में हेमेटाइट जो लौह अयस्क होता है जिसमें लौहांश की मात्रा लगभग 50 से 60% तक होती है, उसका खनन किया जाता है। जिसमें उड़ीसा का जो है वह मयूरभंज, केंदुझर और बादाम पहाड़ इत्यादि इलाके आते हैं। इसके अतिरिक्त झारखंड का जो सिंहभूम क्षेत्र है उसमें नोआ मंडी इत्यादि में हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। इसके अलावा हमारी दूसरी जो पेटी है वह है दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी, जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है उसमें बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी अगली पेटी है उसमें हम बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमुर पेटी यानी कि जो कर्नाटक रीजन है दक्षिण भारत का उससे संबंधित यह पेटी है। तो कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिम घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई हैं। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन और मंगलोर के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। तो ये जो कर्नाटक का क्षेत्र है, चिकमंगलुरु का क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में कुद्रेमुख का क्षेत्र जो बाबा बुदन की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में लौह का निष्कर्षण किया जाता है और इसका निर्यात भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी अगली पेटी है वह महाराष्ट्र गोवा पेटी है। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ पर लौह उत्तम प्रकार का नहीं है तथापि इसकी दक्षता से दोहन किया जाता है। मारमागोवा पत्तन में इसका निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार हमने कुल मिलाकर 4 पेटियों का अध्ययन किया, जिसमें उड़ीसा झारखंड क्षेत्र और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र, महाराष्ट्र और गोवा का क्षेत्र, रत्नागिरी वाला जो इलाका है उसमें तमाम प्रकार के जो लौह अयस्क हैं उनके बारे में हमने देखा और उनके बारे में हमने समझा और किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों में जो लौह का भंडारण है और कहाँ कहाँ निर्यात किस किस पत्तनों के माध्यम से किया जाता है उसके बारे में भी इन पैराग्राफों में हमने देखा। अब आगे आने वाले कुछ जो प्रमुख रूप से जो खनिज पदार्थ है उसे हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आज का जो हमारा यह वीडियो है यही रुकता है और अगला जो बचा हुआ इस चैप्टर का हिस्सा है वह पार्ट 2 के रूप में जल्द ही आपके सामने आएगा। तब तक के लिए इस चैप्टर को आप पढ़िए और अगर आपने पिछले चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में होगा और उसे जाकर देखिए। इसके अलावा कुछ अन्य नॉलेज इन्हांसमेंट के भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर आपको दिख सकते हैं और उन्हें भी देखिए तथा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, इसी के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।